हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम। भैया शिवम भैया आपके लिए लेकर आए करेजा बहुत ही चपुआ वाला चौचक वाला एक और चीज। यार आप लोग बैच नहीं ज्वाइन कर रहे भाई, जाके कर लो। क्लास 12th वाले बैच के लिए अब हम यहाँ पे टारगेटेड लेकर आ रहे हैं। अभी तक हम शांत थे, लेकिन अब शांत बैठने वाले नहीं है, क्योंकि अब टाइम आ गया है आपको जगाने का। मैं आज तक नहीं बोलता था, आपको पता है, किसी वीडियो में आप देखे प्रचार करते हुए नहीं, लेकिन अब करेंगे। मात्र मात्र 499 रुपए में। जो आप शर्ट पहने हैं ना, मत पहनिए, मेरे लिए मत पहनिए। टारगेट बनाइए कि हमें लेके आना है। इसमें मैं आपको क्या देने वाला हूँ बैच में। पहली बात तो मैं कंप्लीट रिकॉर्डेड आपको पूरा नोट्स वाइज आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे कंप्लीटेड। वन शॉट वीडियो में आपका सब धुआं धुआं। उसके बाद जैसे यहाँ पे फिजिक्स दिखाई दे रहा है, हम 7 सेट सोल्यूशन देंगे और कॉपी राइटिंग सोल्यूशन देंगे। मतलब इतना तगड़ा वाला आपको हम पेपर देंगे जो आपको फंसेगा 100% गारंटी के साथ। तो आपको मिल जाएगा, और केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा, जो कि पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस बैच में आपको दूंगा। ठीक है ना। उसके बाद बायोलॉजी का दे दूंगा हम। ऐसे से सेट देंगे आपको वायरल मॉडल पेपर का, एकदम फंसने वाला है, विद प्रैक्टिस सेट। हम सवाल भी दे देंगे बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का। तो इसके बैच के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर से। एसके स्टडी को एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन कीजिए और इसमें रजिस्टर हो जाइए। अभी तक मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा था ना प्रचार करने के लिए, लेकिन अब करेंगे। अब करेंगे क्योंकि अब आपका टाइम आ गया है और जगाने का। आप जहां से कोर्स लिए होंगे ले लीजिए। अच्छा, इसकी खास बात है, इसमें आपको पेपर मिल जाएंगे पूरे पढ़ने के लिए। वही तो चाहिए आपको, पेपर में आने वाला ही नहीं। जय भैया लीजिए। किसका वेट कर रहे हैं? पड़ोसी का। पड़ोसी का आपका लेकर पढ़ रहा है। अब आपकी बारी है, अब आपको पढ़ना है। अगर आपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते तो मेरे साथ करिए ना। आ गए हैं, कूद गए हैं कोर्सेस पे। ऐसा कूदेंगे ना, एकदम तोड़ के एकदम चबा डालेंगे हम लोग, टेंशन मत लेना। ठीक है ना। तो यहाँ पे मिल जाएगा, और मैं लाइव ही सॉल्व करवा दूंगा कि आपका यहाँ पे पेपर ऊपर, तो टेंशन नहीं लेने का। सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। एंड यह था 1999 में, यानी कि 1999 रुपए में। काट पीट कर सीमित ऑफर करके 499 रुपए में किया गया है। ठीक है ना। क्यूआर कोड दिया, वहां से पेमेंट करिए या फिर व्हाट्सएप करिए। आपके डायरेक्ट आप जाके एप्लीकेशन भी पेमेंट कर देना यार, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे जुड़ जाइए। टाइम आ गया है आप लोगों के लिए। ठीक है ना। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिजिटल नोट्स, मिल जाएगा नोट्स, पीवाईक्यू पेपर मिल जाएगा, वायरल पेपर, सभी विषयों के साथ साथ पेपर में आपको दे दूंगा सेट। ऐसे ही दूंगा तगड़ा वाला। मिलेगा, मिलेगा तो जाके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है ना। मैंने डाल दिया है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई इशू नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ना। चलिए सर, यहाँ पे क्या लेकर आए, यहाँ पे आपको हम बायोलॉजी का पेपर लेकर आए हैं। क्या लेकर आए सर? बायोलॉजी का पेपर लेकर आए हैं। किसके लिए? 2025 के लिए करेगा। किसके लिए? 2025 के लिए। पेपर कोड 348 FS, 70 नंबर का पूर्णांक है। पास मार्क का सर 33 नहीं बल्कि 23 चाहिए। यानी कि 100 का 33% और 70 का आप 33% निकालेंगे तो दिन 23 आएगा। 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। पूरा पेपर में सॉल्व कराऊंगा। एक बात ध्यान देना, अच्छे से एकदम कॉपी को खोलिए, आप क्वेश्चन बैंक को खोलिए। भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, जो लोग कहते हैं कि सर कुछ भी उठा के दे देते हैं। एक काम करिए, आप जो क्वेश्चन बैंक है, आप इंपॉर्टेंट क्यों ही पढ़ेंगे। हम आपसे पूछ रहे सर आप इंपॉर्टेंट क्या पढ़ेंगे। हम वही इंपॉर्टेंट जब आपको पेपर में ला कर दे रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट पढ़ने की ही क्या जरूरत है यार। आपको क्या जरूरत है इंपॉर्टेंट पढ़ने की? नहीं भरोसा, आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन उसमें मिल जाए। पहले चैप्टर का खोल लो, मिल जाएगा उसमें कि एक ही पादप के एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होते हैं, जिसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। सजात पुष्पी परागण कहते हैं। पहला चैप्टर खोल लो, इसका आंसर वहीं पे मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 6 खोल लो, आंसर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है? ऑस्ट्रेलियाई अपरास्तनी अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है। चैप्टर नंबर 5 खोल लो, आंसर मिल जाएगा। जो मैं कह रहा हूं बस खोलते चले जाओ। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग अनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है? डीएनए के पुनर्योगज अणु को बनाने में करते हैं। अगला देखना है यहाँ पे, खोल लो भैया चैप्टर 1, मिलाओ, वहीं से आंसर दिया ऑब्जेक्टिव में। एक प्रारूपी आवृत्ति भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है सर 8 न्यूक्लियोकृत और 7 कोशिकी होता है। हम ऐसे ही नहीं सर आपको कुछ दे देते हैं लाकर। ठीक है ना। पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस सर रखे हैं यूपी बोर्ड पे काम करने का।
देन आपको भरोसा तो करना पड़ेगा ना। जैसे आप उनके ऊपर भरोसा करके चैट करते हैं, बस उसी प्रकार हमसे भी आप भरोसा लगाइए और आइए स्टडी पर पढ़ने। धुआं धुआं ना कर दिए ना तो बताइएगा, एकदम पेपर में आग लगाएंगे। टाइम आ गया है, आर्ट वालों साइंस वालों लग जाओ, अब मौका नहीं मिलेगा, बहुत गोल्डन चांस है पढ़ाई करने का। शुरू कर दो, उसके बाद निश्चित उत्तरीय प्रश्न पेपर में छपेंगे, एक एक अंकों का 5 नंबर का करे जब पेपर में छपने वाला है। मानव के किस्में क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता यानी कि एक अतिरिक्त प्रति कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है? तो मानव में किस्में क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता यानी कि एक अतिरिक्त प्रति के कारण मंगोलियाई जड़ता नामक अनुवांशिक विकार उत्पन्न होता है। ये इसका राइट वाला आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आपका ख वाला है, आभासी बोले तो मिथ्या फलों का कोई दो उदाहरण दीजिए। आभासी फल होते क्या है? ऐसे फल जिनका निर्माण बीजों से न होकर इसके अतिरिक्त अन्य चीजों जैसे कि फल भित्ति से होता है, उसे मिथ्या आभासी फल कहते हैं। सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी ये सब आभासी फल के उदाहरण हैं। डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचान किया था? तो सन 1953 में जेम्स वाटसन तथा फ्रांसीसी क्रिक ने डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ, कौन सा नाम है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल की खोज किए थे। और एक पेपर में आपका छपता है, वाटसन तथा क्रिक का डीएनए जो मॉडल उन्होंने दिया था उसकी विवेचना कीजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो वाहस्वामी प्राणी के नाम लिखिए। तो मगरमच्छ और छिपकली, जो जैसा प्रश्न दिया है उसको वैसे लिखना है। 1 नंबर का है, दैट्स ऑल, तुरंत आंसर दे दीजिए, काम खत्म। अति लघु उत्तरी 1 नंबर का, 5 सवाल 5 अंक का, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जु के अनुक्रम में निम्नवत लिखा गया है तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाई साहब दूत आरने के अनुक्रम को लिखना है, यानी कि एम आरने, कुछ नहीं करना है। जो 5 डैश यहाँ पे है, ठीक ना, इसको लास्ट में ले जाओ, 3 को पहले ले आओ। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये ए टी जी सी, ठीक ना, फिर सी ए टी जी, 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 फिर सी है लास्ट में, ठीक ना। 3 स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड को पहले लाओ और 5 स्टैंडर्ड को बाद में ले जाओ, लिख दो यहाँ पे यूएजीसी और यूएजीसी, काम खत्म हुआ। अगला है यहाँ पे प्रश्न कि किन्हीं दो कवक प्रजातियों तथा उनसे उत्पादित प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। तो सबसे पहला है प्रतिजैविक पेनिसिलिन, दूसरा है फ्यूमिगैलिन। तो जो प्रतिजैविक पेनिसिलिन है यह किससे प्राप्त होता है? किस कवक से? पेनिसिलिनियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन प्राप्त होता है। और एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कवक से क्या, कौन सा प्रतिजैविक प्राप्त होता है? फ्यूमिगैलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त होता है, यानी पेनिसिलिन प्राप्त होता है। अगला है यहाँ पे, एक आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, तो दोनों के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे? तो यह सहभोजिता का गुण दर्शाता है। किसका गुण दर्शाता है? सहभोजिता का गुण दर्शाता है। यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें निर्भर रहने वाले जंतुओं में से किसी एक को लाभ मिलता है, दूसरे को न लाभ होता है न ही हानि होता है, उसे हम लोग सहभोजिता कहते हैं। जैसे आर्किड का पौधा आम के वृक्ष पर उगता है तो यह सहभोजिता दर्शाता है। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न है, न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए और इससे संबंधित प्रोटीन का नाम लिखिए। तो यहाँ प्रोटीन का नाम लिखना है और न्यूक्लियोसोम का क्या बनाना, चित्र बनाना है। तो अत्यधिक लंबे डीएनए अणु को कोशिका के केंद्रक में समेटे रखने के लिए यूकैरियोटिक कोशिका में धनात्मक प्रोटीन हिस्टोन पैकिंग का कार्य कर विशिष्ट संरचना न्यूक्लियोसोम बनाती है। यह प्रोटीन लाइसिन व अर्जिनिन समूह होते हैं। इसमें क्षारकीय प्रोटीन्स के अणु से बना प्रोटीन कोड कर हिस्टोन क्या होता है? अष्टक होता है। और इसमें H2A, H2B तथा H3 व H4 प्रोटीन के दो अणु होते हैं जो क्रोड कण का क्या बनाते हैं? मध्य
भाग बनाते हैं। ये यहाँ पे दे सकते हैं आप, इसका क्या फिगर, ये यहाँ पे क्या हिस्टोप्रोटीन का फिगर यहाँ पे दे सकते हैं। ये गोला है और ये लिपटा हुआ है। ये क्या है आपका डीएनए है जो लिपटा रहता है, और ये बीच वाले हिस्टोन अष्टक है, और ये क्या है H1 हिस्टोन्स है। तो ये हिस्टोन अणु का क्या है भाग है, आप इसका बना दीजिएगा। अगला यहाँ पे ऊर्जा का एक आदर्श पिरामिड का चित्र बनाइए, और ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में क्यों होता है, एक प्यारा सा रीजन देना है। तो सामान्यतः देखेंगे तो जो पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं वो 3 होते हैं, ऊर्जा का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड। अगर यहाँ पे आप ऊर्जा का पिरामिड देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो जो सूर्य से ये घास ऊर्जा प्राप्त करती है, फिर इस घास को कौन खाता है, खरगोश खाते हैं। खरगोश को कौन खाता है यहाँ पे, हाँ भेड़िया खाता है। भेड़िया कौन खाता है यहाँ पे, शेर खाता है। फिर यहाँ पे देखना ये क्या है, मक्का है। मक्का सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके अपना भोजन बनाता है। फिर मक्के को कौन खाता है, कीट पतंग। कीट पतंग को कौन खाता है, यहाँ पे देखेंगे तो मेढक। मेढक को यहाँ पे सर्प, और सर्प को कौन खा रहा है, बाज खा रहा है। तो ये ऊर्जा का पिरामिड है। अब ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा क्यों होता है, ध्यान देना। यह किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण मात्रा का बोध कराता है, और यह सभी पारितंत्र में सदैव सीधा होता है, क्योंकि सर्वाधिक ऊर्जा क्या होता है, उत्पादक स्तर पर होता है। दैट्स इट। अगला यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में आएगा। प्रश्न क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से लघु बीजाणु धान्य की संरचना का वर्णन संक्षेप में कीजिए। उत्तर लिखेंगे, एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु एवं परागकणों का निर्माण लघु बीजाणु धानी में होता है, और इसकी संख्या हजारों में होती है। इसमें एक भाग होता है क्या, पुंकेसर। अगर पुंकेसर को देखें तो यह एक नर जनन होता है जो 2 भागों से निर्मित होता है। एक लंबा पतला डंठल तंतु कहलाता है, तथा दूसरा भाग द्विपाली संरचना परागकोश कहलाता है। डंठल तंतु का अंतिम सिरा पुष्प के पुष्पासन से जुड़ा होता है, और परागकोश क्या होते हैं, द्विपालित होती है, और प्रत्येक पाली 2 कोष्ठकों में विभाजित रहती है। इस प्रकार एक परागकोश में 4 कोष्ठक होते हैं। इन चारों कोष्ठों में लघु बीजाणुधानी स्थित होती है। लघु बीजाणुधानी विकसित होकर पराग पुटी का निर्माण करता है, जिसमें परागकण भरे रहते हैं। अलग बीजाणुधानी लगभग गोलाकार 4 आवरणों से बनती है, जिसमें बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, एंथो और एपिडर्मिस और एंडोथीसियम जो कि अंतः स्थिसियम कहते हैं, और मध्य परत तथा टेपिटम होता है। प्रारंभ के 3 परतें लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करती है, तथा टेपिटम को परागकणों को क्या करती है, पोषण देती है। और यहाँ पे आपके सामने एक फिगर ड्रा किया गया है, आप इस फिगर को देख लीजिए, आराम से करिए। ये क्या है, ये परागकण भरे हैं। ये आपका क्या है, परागकोश है। जब परागकोश फटेगा तो यहीं पे परागकण पाए जाते हैं। ये जो आपको अभी मैंने बताया था डंठल तंतु, तो यही है आपका डंठल, और क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। अगला यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, हर्षे वचेज ने किस प्रकार सिद्ध किया कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। यानी कि आप किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि सर हम दिन रात मेहनत करते हैं, एक ही तरीका है। तरीका क्या है, हम सर जब तक बोर्ड में 95% ना ला देंगे तब तक ये प्रूफ नहीं हो पाएगा कि हम दिन रात मेहनत करते हैं। अर्थात डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ होने के संबंध प्रमाण अल्फ्रेड हर्शे तथा मार्धा चेज ने सन 1952 में प्रस्तुत किया। किसी जीवाणु भोजी का प्रोटीन या डीएनए कौन सा भाग जीवाणु में प्रवेश करता है, जिस भाग का जीवाणु में घुसना सिद्ध हो गया वही अनुवांशिक पदार्थ होता है। हर्शे तथा चेज के प्रयोग में निम्नलिखित आधार थे। सबसे पहला, कुछ विषाणु रेडियोएक्टिव फास्फोरस वाले माध्यम पर और कुछ रेडियोएक्टिव सल्फर वाले माध्यम में उत्पन्न हुए। रेडियोएक्टिव फास्फोरस वाले माध्यम में उत्पन्न होने वाले विषाणु में डीएनए पाया गया, न प्रोटीन। अतः डीएनए में फास्फोरस होता है, जबकि प्रोटीन में फास्फोरस नहीं पाया जाता है। जो विषाणु रेडियोएक्टिव सल्फर वाले माध्यम में उत्पन्न हुए उनमें प्रोटीन पाया गया, लेकिन डीएनए नहीं। अतः डीएनए में क्या होता है, सल्फर नहीं होता। अतः बैक्टीरियोफेज वाले विषाणु
अब बैक्टीरियोफेज वाले विषाणु का संक्रमण ई कोलाई जीवाणु में कराया गया। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता गया, विषाणु कोट को निकाल दिया गया और अब केंद्र द्वारा विषाणु कणों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, जो जीवाणु रेडिएक्टिव डीएनए वाले विषाणु से संक्रमित थे वे रेडिएक्टिव थे, तथा जो विषाणु रेडिएक्टिव प्रोटीन से संक्रमित थे वो रेडिएक्टिव नहीं थे। इस तरह सिद्ध हुआ कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है जिसका स्थानांतरण विषाणुओं से जीवाणुओं में हुआ है। अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। पहला है हाथी पाव एलिफेंटिएसिस, दूसरा है एस्केरिस्ता जिसको हम लोग एस्केरिएसिस बोलते हैं। जाकर बैच को ज्वाइन कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गूगल प्ले स्टोर से स्केम स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंशन ना लेना। सबसे पहले हाथी पांव जिसको बोलते हैं फाइलेरिया, फाइलेरिया यानी कि फाइलियरेसिस निमेटोडा का परजीवी वायुचेरिया ब्रैक्योप्टी के संक्रमण से होता है। इसे हाथी पांव बोले तो एलिफेंटिएसिस भी कहा जाता है। अगला है संक्रमण वाउचेरिया ब्रैक्योप्टी मनुष्य के लसिका ग्रंथियों एवं वाहिनियों को प्रभावित करता है और मनुष्य में इसकी वैक्स अवस्था में प्रभावी अंग जैसे लसिका ग्रंथियां वाहिनियों में सूजन आती है, जिससे ग्रसित व्यक्ति के पैर सूजने लगते हैं। इसके लक्षण क्या क्या है, कपकपी के साथ ज्वर यानी बुखार आना, सिर दर्द, गले में सूजन, मानसिक विकार आदि हैं। इसका रोकथाम और उपचार क्या क्या है, तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता, परंतु जटिल शल्य चिकित्सा द्वारा लसिका वाहिनियों एवं ग्रंथियों को खोलकर कृमि को निकाला जा सकता है तथा इसके संक्रमण को रोका जा सकता है। अगला है एस्केरिसिटा यानी कि एस्केरिएसिस। एस्केरिसिटा क्या होता है, अंतःपरजीवी गोलकृमि एस्केरिस का ग्रसन एस्केरिएसिस कहलाता है। इसका रोगजनक एस्केरिस लॉम्बिक्राइटिस होता है। एस्केरिस 15 से 35 सेंटीमीटर लंबाई का सफेद रंग का कृमि है जो पोषक मनुष्य की आंत में रहता है और रोग का संचरण मलमुखी मार्ग से होता है, क्योंकि एस्केरिस के अंडे रोगी के मल में उपस्थित होते हैं। इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं, पेट दर्द, आंतरिक रक्तस्राव, ज्वर व आंतों का अवरुद्ध होना, कुपोषित स्थिति, रक्त अल्पता और अनियमित सोच इत्यादि इनके लक्षण हैं। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है, चित्र की सहायता से पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पीसीआर को समझाना है। सबसे पहले पीसीआर का पूरा नाम क्या है, तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया होता है, ठीक है ना, यानी पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में छोटे छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के पूरक होते हैं के दो समुच्चयों एवं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से इन विट्रो पात्रे विधि द्वारा उपयोगी जिनकी कई इकाइयां बनाई जाती हैं, जो कि 3 स्टेप में है और यह 3 चरण में होता है, ठीक है ना। पहला कौन सा चरण है, निष्क्रियकरण। डीएनए द्विरज्जु में को हेलिकेज एंजाइम से पृथक किया जाता है और यह प्रक्रिया स्वस्थाने में की जाती है, जबकि स्वपात्रों में डीएनए रज्जुकों को 95 डिग्री सेल्सियस एवं ताप 102 मिनट को गर्म करके अलग किया जाता है। दूसरा है उत्क्रामक तापानुशीलन। छोटे छोटे अल्प न्यूक्लियोटाइडों को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठंडा करते हैं ताकि डीएनए द्विगुलन के समय निर्मित प्रारंभक अपने पृथक डीएनए रज्जुकों पर पूरक अनुक्रमों को ठंडा कर सके और इस प्रक्रिया को प्रारंभिक बंधन कहा जाता है। अगला यहाँ पे तीसरा उपक्रामकों का प्रसार। पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टैंक पॉलीमरेज प्रारंभक को प्रसारित करता है एवं डीएनए द्विकीकरण की प्रक्रिया का क्या होता है, यह गुण होता है। अगला प्रश्न नंबर 5 है। यहाँ पे 5 का क्या बोल रहा है, यहाँ पे अंडजनन क्या है, अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अंडजनन किसे कहते हैं, अंडजनन की संक्षिप्त को आपको व्याख्या करना है। सबसे पहले जानते हैं अंडजनन होता क्या है। अंडाशय द्वारा अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। ये 3 चरणों में होता है। पहला गुणन प्रावस्था, यानी कि यह प्रावस्था भ्रूण अवस्था में ही पूर्ण हो जाती है और अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जन्म कोशिकाएं अंडाशय पुटिकाओं के रूप में एकत्र हो जाती हैं और इनमें से एक कोशिका अंडाणु मात्र कोशिका के रूप में विभेदित हो जाती है। शिशु जन्म के समय ही अंडाशय से सारी अंडाशय पुटिकाएं उपस्थित होती हैं।
दूसरी है वृद्धि प्रावस्था। यह प्रावस्था बहुत लंबी होती है। भ्रूण अवस्था से प्रारंभ यह प्रावस्था लैंगिक परिपक्वन के पश्चात जब तक उस पुटिका विशेष के परिपक्व होने की अवस्था नहीं आती, अब तक यह वृद्धि प्रावस्था में बनी रहती है और अंडाणु मात्र कोशिका ओगोनियम में विभेदित होकर वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती है और यह पोषक पदार्थ संचित करके सामान्य कोशिका से आकार में कई 100 गुना बढ़ जाती है और इस अवस्था में यह ग्राफिकल पुटिका के परिपक्व होने तक रहती है। अब इसे पूर्ण अंडाणु कोशिका या प्राथमिक ऊसासाइड कहते हैं। अगला यहाँ पे आपका तीसरा वाला परिपक्वन प्रावस्था। जब ग्राफिकल पुटिका परिपक्व होती है तब उसमें उपस्थित प्राथमिक ऊसासाइड में प्रथम अणुसूत्री विभाजन होता है और यह विभाजन असमान होता है और केवल गुणसूत्रिक संख्या आदि करने के लिए होता है। यह अणुसूत्री विभाजन के पश्चात एक अगुणित गुणित द्वितीयक ऊसासाइड या द्वितीय अंडाणु कोशिका तथा एक अगुणित ध्रुवीय पिंड बनाती है और इस अवस्था में ग्राफिकल पुटिका फटकर अंडाशय के द्वितीयक अंडाणु कोशिका से मुक्त कराती है। अगला है यहाँ पे ख वाला प्रश्न, क्या ध्यान देना, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम तथा विसंयोजन नियम का उल्लेख कीजिए। प्रभाविता का नियम क्या होता है? जब किसी पौधे के एक विप्रियासी लक्षण प्रभावी और अप्रभावी को लेकर संकरण कराते हैं तो सदैव प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसी में है पृथक्करण का नियम। तो मिंडल का यह नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है और किसी लक्षण को संतत तक ले जाने वाले कारक अलग अलग हो जाते हैं तथा यह कारक अगली पीढ़ी में जाने से पूर्व युग्म बनाता है और इस कारण माता तथा पिता के कारक संतत में अपना प्रभाव दिखाते हैं। अगला यहाँ पे ग वाला प्रश्न है, पारजीवी जंतु क्या है? इस तरह के पारजीवी जंतुओं के 4 लाभ लिखिए। चलिए, पारजीवी जंतु किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। ऐसे जंतु जिनमें जीनित अभियांत्रिकी द्वारा बाह्य जीव को प्रवेश कराया जाता है जिससे उसमें उच्च लक्षण उत्पन्न होते हैं, उन्हें पारजीवी या पारजीनित जंतु कहते हैं और ये निम्नलिखित इसके लाभ होते हैं। पहला, कार्यकी एवं विकास का पता लगाने में, रोगों का पता लगाने में, टीकों के परीक्षण में और विभिन्न रसायनों के प्रति प्रतिरोधकता का परीक्षण करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। छठा का क प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न क्या है? चिकनगुनिया के रोग कारक, लक्षण और रोकथाम के उपाय लिखिए। स्वास्थ्य तथा रोग से बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्न बनते हैं, दिन आप इसे खूब अच्छे से तैयार कर लेना। सबसे पहले जानिए चिकनगुनिया होता क्या है? तो जिसमें अस्थि संधियों में अत्यधिक पीड़ा होती है जो हफ्तों से लेकर महीनों तक चलती रहती है। चिकनगुनिया विषाणु एक आर्बो विषाणु होता है जिसका जीनोम एक रज्जु की आरएनए होता है। रोग के विषाणु एडिज प्रजाति के मच्छरों द्वारा मानवों में फैलते हैं और इस रोग के विषाणु बंदरों, पक्षियों, पशुओं और कृंतकों में पाए जाते हैं। संक्रमण प्रसार रोग में फैलने में 2 से 4 दिन का क्या लगता है? समय लगता है। रोग के लक्षण क्या-क्या हैं? सिम्पटम्स क्या-क्या हैं? 102 फ़ारेनहाइट तक ज्वर आना और सिर दर्द, आँखों में पीड़ा होना, धड़ और हाथ में चकत्ते बन जाना हाथ पैर पर, शरीर के विभिन्न अस्थि जोड़ों में अत्यधिक पीड़ा होना। रोकथाम और उपचार क्या-क्या है? तो रोग से बचाव के लिए सबसे प्रभावी तरीका रोगवाहक मच्छरों के संपर्क में आने से बचाना, मच्छरों को नष्ट करना उससे प्रभावी उपाय है। इसके लिए अभी कोई प्रभावी टीका विकसित नहीं हो पाया है। अगला यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी करना है। पूर्वजत्ता या प्रत्यावर्तन, ग्रीन व जैव प्रौद्योगिकी। चलिए देखते हैं पूर्वजता या प्रत्यावर्तन क्या होता है। जीवधारियों में कभी-कभी अवशेषी अंग पूर्ण विकसित अवस्था में प्रदर्शित होते हैं, इसे पूर्वजता या प्रत्यावर्तन कहते हैं। पूर्वजता जीवधारियों के पूर्वजन्म लक्षण प्रदर्शित करती हैं, जैसे कभी-कभी नवजात शिशु में मूंछ पाया जाना, मूंछ सॉरी पूंछ है, पूंछ पाया जाना और शरीर पर घने बालों का पाया जाना इत्यादि। ये पूंछ नहीं बल्कि मूंछ होगा। और अगला है यहाँ पे ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी। कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग ग्रीन 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 जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी का प्रयोग कर पीड़क प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी, अजैविक प्रतिबल प्रतिरोधी या उच्च उत्पादकता व उच्च गुणवत्ता वाली फसलों को विकसित करना ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी के क्या है? उदाहरण है। अगला यहाँ पे ग वाला प्रश्न है, क्या है? लसिकाभ अंग क्या है? मानव में पाए जाने वाले प्राथमिक तथा द्वितीयक लसिकाभ अंगों के एक एक उदाहरण दीजिए। लसिकाभ अंग होते क्या है? पहले ये ध्यान दीजिए।
इसमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति परिपक्व तथा प्रचुरोद्भवन होता है, जिसे लसिकाभ अंग कहते हैं। प्राथमिक लसिकाभ अंग और द्वितीयक लसिकाभ अंग, ये दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि आदि, इनमें अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित होते हैं। अद्वितीयक लसिकाभ अंग जैसे प्लीहा, लसिका ग्रंथियां, टॉन्सिल तथा श्लेष्म संबंधित लिम्फोसाइड, ऊतक, माल्ट आदि परिपक्वन के पश्चात लसिकाणु द्वितीयक लसिकाभ अंग में पहुंचकर प्रतिजन के साथ क्या पारस्परिक क्रिया कराते हैं। अगला यहाँ पे अस्थिमज्जा में परिपक्व होने वाले लिम्फोसाइड बी लिम्फोसाइड और थाइमस में परिपक्व होने वाले टी लिम्फोसाइड कहलाते हैं। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न है, बीटी जीव विष क्या है? यह जीव विष बैसिलस को क्यों नहीं मारता है? चलिए देख लेते हैं, ये बीटी जीव विष क्या होता है और यह बैसिलस को क्यों नहीं मारता है। तो बैसिलस थुरिजेंसिस, बीटी का पूरा नाम बैसिलस थुरिजेंसिस नाम है। जीवाणु द्वारा उत्पादित प्रोटीन कुछ विशिष्ट प्रकार के कीटों के लिए विष का कार्य करती है और ये जीवाणु विशिष्ट प्रावस्था में ही विष प्रोटीन के क्रिस्टल बनाते हैं। यह विषैली प्रोटीन का एक असक्रिय रूप में उपस्थित होता है और एक प्रकार की बीटी विष किसी विशिष्ट कीट समूह के लिए प्रभावी होती है, इसे ही बीटी जीव विष कहते हैं। बैसिलस जीवाणु वृद्धि कर विशिष्ट प्रावस्था में ही विष प्रोटीन संश्लेषण होता है और यह विषाक्त प्रोटीन अक्रिय के रूप में उपस्थित रहता है और जिसके कारण जीवाणु इसे प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे कुछ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। जब यहाँ पर दिए गए बैच, यानी कि आप ये बैच ज्वाइन करेंगे जो साइड में आपको शो कर रहा है, ठीक है ना, सीमित ऑफर है कुछ दिनों के लिए, तो आपको सारे चीजें वहां पे मिल जाएंगी एक तरफ से। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, तो उसमें आपको ये जो विस्तृत उत्तरीय के प्रश्न है सॉल्व करा दिए जाएंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गूगल प्ले स्टोर से जाके एसके मिशनरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां पर ज्वाइन हो जाइए। ये सीमित ऑफर आपके लिए, केवल आपके पास टाइम कम है, अब आप बैच से जुड़िए और बैच का क्या लीजिए, मजा लीजिए, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे अगला है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। क्या है? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 7वां है, मनुष्य में निर्जन तंत्र का नामांकित चित्र सहायता वर्णन कीजिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का द्विकंडलन अणु की संरचना लिखिए। अथवा में आप ये कर सकते हैं। उसके बाद 9वां में ये दोनों प्रश्न है, दोनों में से कोई ये कर सकते हैं। तो ये रहा क्लास 12 बायोलॉजी का आने वाला एकदम पेपर है, मॉडल पेपर है, न्यू सिलेबस के अनुसार है। बाकी आपको बैच में सारे कुछ मिल ही जाएंगे, यहाँ पर भी कराएंगे, वहां पर भी कराएंगे, तो आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी, ठीक है ना। तो जाइए बैच को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल यस के मिशन ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।